नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड MPSC 003 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि MPSC 003 का जो संबंध है वो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से है और टोटल इस किताब में 15 चैप्टर हैं, जहाँ हम प्लेटो एरिस्टोटल से शुरू करके कार्ल मार्क्स तक के विचारों को इस किताब में पढ़ते हैं। तो इस किताब में जो क्वेश्चन है वो उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रश्नों की विविधता बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में यह कह पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो लगभग हर बार इसमें से क्वेश्चन अलग आते हैं। तो यहाँ पर हम 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपरों में जो क्वेश्चन हैं, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, उनके डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि राजनीतिक चिंतन किस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन से अलग है। यानी कि जो राजनीतिक चिंतन है वो राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन से कैसे अलग है, क्योंकि कई बार कुछ लोग ये मान लेते हैं कि राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन एक जैसा है, लेकिन रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। हालांकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, बट इनका प्रयोग, इनके सिद्धांत चीज़ें अलग हैं। राजनीतिक चिंतन की बात करोगे तो इस इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल थॉट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, और राजनीतिक दर्शन को बोलते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो पॉलिटिकल थॉट है वो पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी से कैसे अलग है। तो चलिए अब हम समझते हैं। तो ये तीनों ही हमारे जो है पॉलिटिकल स्टडी के अलग अलग डायमेंशंस हैं, राजनीतिक अध्ययन के अलग अलग ये आयाम हैं, और इनकी प्रकृति यानी इनका नेचर और इनका उद्देश्य एक दूसरे से अलग है। कैसे है वो सुनो। अब देखो जब भी आप राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हो यानी कि पॉलिटिकल थॉट्स का अध्ययन करते हो, तो इस ये जो होता है ना, ये थॉट्स जो होता है ऐतिहासिक होता है। यानी कि राजनीतिक चिंतन वो प्रक्रिया है जिसमें ऐतिहासिक और समकालीन राजनीतिक विचारकों के विचारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे अलग अलग समय पर अलग अलग कल्चर के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विचारकों ने राज्य के ऊपर क्या विचार दिए हैं। यानी कि अगर आप राजनीतिक चिंतन को आप पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल थॉट को पढ़ रहे हो, तो आप इसमें राजनीतिक विचारकों के विचारों की स्टडी करोगे। पहली बात तो यानी कि प्लेटो ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या कहा, जॉन लॉक ने क्या कहा, जेन जैक रूसो ने क्या कहा, एडमंड बर्क ने क्या कहा। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीतिक विचारों के हम विचारों का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें ये बात समझने का प्रयास किया जाता है कि कैसे अलग अलग विचारकों ने राजनीति के ऊपर अपने क्या विचार दिए हैं, राज्य के ऊपर क्या विचार दिए हैं, अथॉरिटी के ऊपर क्या विचार दिए हैं, जस्टिस के ऊपर क्या विचार दिए हैं, लिबर्टी के ऊपर क्या विचार दिए हैं, इक्वालिटी के ऊपर क्या विचार दिए हैं। राजनीतिक चिंतन में हम ये नहीं देखते कि विचार तर्कसंगत हैं या नहीं है, यानी कि विचारों के पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, बल्कि हम ये समझते हैं कि किसी विचार का उस समय में क्या महत्व था। क्योंकि भाई ये बात ध्यान रहे, कोई भी जो विचार होता है वो समय और परिस्थितियों के हिसाब से बनता है। यानी कि प्लेटो ने जब अपने विचार दिए होंगे तो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार दिए होंगे। इसलिए प्लेटो के बहुत सारे विचार आज के समय पर अप्रासंगिक हो सकते हैं, महत्वहीन हो सकते हैं, लेकिन उस समय में जब प्लेटो ने अपने विचार दिए थे तो वो विचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो इस प्रकार से अगर आप राजनीतिक चिंतन की बात करोगे तो उस समय के परिस्थितियों से प्रभावित होता है, उस समय में किन चीज़ों का महत्व था उन चीज़ों से प्रभावित होता है। इसके पीछे तर्क नहीं होता बल्कि परिस्थितियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए जब आप अरस्तु की बात करते हो तो अरस्तु ने कहा कि राज्य एक नैतिक संस्था है, और इसमें हम ये भी बात समझ रहे हैं कि उस समय जो ग्रीक फिलॉसफी थी, जो ग्रीक की सिचुएशन थी, यानी कि यूनान की जो परिस्थितियाँ थी वो जैसी थी, उस हिसाब के आधार पर अरस्तु ने कहा। इस तरह जब आप गांधी के विचार पढ़ते हो तो भारत के संदर्भ में अंबेडकर के विचार पढ़ते हो, विवेकानंद के विचार पढ़ते हो, कबीर के विचार पढ़ते हो, ये सब भारतीय संदर्भ में हैं। लेकिन आप ना भारतीय संदर्भ में नहीं, वहाँ पर ना वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में बोलोगे तो आप इन सब वर्ड की जगह आप ये लिख सकते हो। हालांकि ये वर्ड भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, ये भारतीय संदर्भ में है। लेकिन अगर आप इसकी जगह ऐसे लिख दोगे इमैनुअल कांट, जेन जैक रूसो, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, निकोलो मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, इन सब के विचारों को जब भी हम अध्ययन करते हैं तो ये सब राजनीतिक चिंतन का हिस्सा है। इस अध्ययन का उद्देश्य विश्लेषण नहीं होता, बल्कि हम ये पढ़ते हैं कि विचार किस प्रकार से अलग अलग समय पर बदले हैं। यानी कि एक तरीके से विचारों की ऐतिहासिक यात्रा को जब आप समझते हो तो ये राजनीतिक चिंतन है। तो मैं ये बात मानकर चल रहा हूँ कि आपको राजनीतिक चिंतन समझ में आ गया है। तो आपको 4-5 पॉइंट समझने हैं बस आपको, कि पॉलिटिकल थॉट एक प्रोसेस है, यानी कि राजनीतिक चिंतन एक प्रोसेस है जिसमें हम विभिन्न विचारकों के विचारों को पढ़ते हैं। और जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं, तो इसमें हम वेस्टर्न फिलोसफर्स के क्या विचार थे उसको पढ़ते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, ये जो विचार हैं ये समय के हिसाब से होते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के हिसाब से होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं। सोचो अगर कार्ल मार्क्स ने क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं देखा होता, वर्ग संघर्ष नहीं देखा होता, तो शायद वो कभी भी साम्यवाद का विचार नहीं दे पाता। यानी कि जिस समय कार्ल मार्क्स था उसने उसमें पूंजीवाद का बुरा रूप देखा था। अगर उसने पूंजीवाद का अच्छा रूप देखा होता तो शायद वो कभी भी पूंजीवाद की निंदा ही नहीं करता।
तो हर समय की जो परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से ना विचार बदलते हैं। और राजनीतिक चिंतन जो है वो ऐतिहासिकता से संबंध रखता है कि किस प्रकार से इतिहास में क्या विचार थे और क्या वो आज विचार सही हैं या नहीं हैं। इसलिए आप देखोगे कि अलग अलग फिलोसफर्स जो हैं अपने पुराने फिलोसफर्स की बातों में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। अगर आप प्लेटो की बात करोगे तो प्लेटो जो है वो सुकरात के विषय में अलग तरीके से सोचता है, जबकि अरस्तु जो कि प्लेटो का ही शिष्य है वो प्लेटो की बात को खंडन करता है। इसी प्रकार से जो आज के विचारक हैं वो उन विचारकों की चीज़ों का खंडन करते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, देश के हिसाब से विचार बदलते हैं। ये बात हम सब किस में पढ़ रहे हैं? राजनीतिक चिंतन में। अब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत की। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत को इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और सिद्धांत का मतलब होता है चिंतन मनन करना। इसमें हम राजनीति की अवधारणाओं को तर्क संगत, यानी कि देखो राजनीतिक चिंतन में तर्क संगत नहीं थी बात, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में ये एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जिसमें हम चीज़ों को तर्कसंगत तरीके से देखते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। हम एक वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो, स्वतंत्रता का विषय पढ़ते हो, समानता का विषय पढ़ते हो, न्याय का विषय पढ़ते हो, तो आप इसे तर्कसंगत रूप से पढ़ते हो, एक लॉजिकल वे में पढ़ते हो, आप एक साइंटिफिक मेथड से पढ़ते हो। जबकि आप राजनीतिक विचारकों के विचारों को पढ़ते हो तो उसमें साइंटिफिक मेथड नहीं होता है। राजनीतिक चिंतन में सिर्फ परिस्थितियां होती हैं कि अगर आप कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी जब इसने ऐसा लिखा है। आप इमैनुअल कांट को पढ़ रहे हो जिसने ह्यूमन डिग्निटी की थ्योरी दी है, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आखिर इमैनुअल कांट ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि उस समय का इतिहास ऐसा रहा होगा। जबकि आप जब राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हो तो ये एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है, ये एनालाइज करता है चीज़ों को, राजनीति की जो अवधारणाएं हैं उसको तर्कसंगत तरीके से व्याख्या करता है, मूल्य परक तरीके से एथिकल वैल्यू में समझने का प्रयास करता है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, डेमोक्रेसी, ये समाज में किस प्रकार से काम करती है हम ये देखते हैं। यानी कि न्याय समाज में किस प्रकार से काम करता है, न्याय का क्या रूप है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जाता है। सेम स्वतंत्रता की अवधारणा की व्यक्ति को किस मात्रा में कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए, यह राजनीतिक सिद्धांत का विषय है। समानता किस स्तर पर होनी चाहिए, किस स्तर पर नहीं होनी चाहिए, अवसरों की समानता कहाँ पर होनी चाहिए, नहीं कहाँ होनी चाहिए, ये सब क्या है राजनीतिक सिद्धांत का विषय है। डेमोक्रेसी किस स्तर तक लोगों को प्रभावित कर सकती है, समाज में कैसे काम करेगी, इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये राजनीतिक सिद्धांत का विषय है। क्योंकि सिद्धांत का मतलब होता है चिंतन मनन करना। सिद्धांत शब्द थ्योरी ऐसा लिया गया है, तो चिंतन आप किस पर करोगे, किसी समस्या पर। जैसे आज के टाइम पर डेमोक्रेसी है तो आप डेमोक्रेसी पर की समस्या पर चिंतन करो, किसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और नए विचार दो, ये राजनीतिक सिद्धांत का विषय है। राजनीतिक सिद्धांत ये नहीं कहता कि किसी विचारक ने क्या कहा है, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत तो ये पूछता है कि कोई विचार क्यों सही है और क्यों गलत है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो राजनीतिक चिंतन में तो हम विचारों का अध्ययन करते हैं, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में ये देखते हैं कि भाई कोई विचार क्यों सही है। अगर आप कह रहे हो भाई कार्ल मार्क्स का विचार सही है तो हम पूछेंगे क्यों सही है। आप बोलोगे प्लेटो का विचार सही है, हम बोलेंगे क्यों सही है। तो वहाँ पर जो क्यों का क्वेश्चन आता है वो राजनीतिक सिद्धांत में आता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत जो है उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अनुभव आधारित सिद्धांत है, तथ्यात्मक है, तर्क आधारित है, तटस्थता के आधार पर है। आधुनिक युग में अगर आप जॉन रॉल्स की बात करोगे, ये रॉल्स है, ठीक है भाई, थोड़ी सी पीडीएफ में गलती हो गई, ये रॉल्स है, जॉन रॉल्स होना चाहिए यहाँ पर, जॉन, ये रॉल्स है, ठीक है। तो जॉन रॉल्स ने न्याय का जो सिद्धांत दिया है, आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता की जो धारणाएं दी हैं, ये सब राजनीतिक सिद्धांत के उदाहरण हैं। इसी जो मौजूदा राजनीतिक संरचना का विश्लेषण करते हैं और बदलाव का मार्ग सुझाते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, राजनीतिक चिंतन में आप क्या पढ़ रहे हो, राजनीतिक विचारों के अध्ययन कर रहे हो इतिहास के आधार पर, कि किसी राजनीतिक विचारक ने जो विचार दिए हैं वो इतिहास के आधार पर दिए हैं, उस समय के आधार पर दिए हैं। लेकिन जब आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि जैसे स्वतंत्रता का सिद्धांत है तो किस हद तक समाज में काम कर रहा है और इसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, व्यक्ति की समानता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, स्वतंत्रता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इतना ही नहीं, लोगों को न्याय की पहुंच कैसे हो सकती है। सेक्युलरिज्म जैसे जो मुद्दे हैं राजनीतिक सिद्धांत के विषय हैं, जिसमें ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करते हैं और उसे और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, और जो उसमें बदलाव की जरूरत है उस बदलाव को प्रेरित करते हैं। अब हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी की। तो जब आप पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हो, राजनीतिक दर्शन की बात करते हो, तो ये सबसे उच्च स्तर का ज्ञान होता है। ये पॉलिटिकल थॉट्स और पॉलिटिकल थ्योरी से भी गहरा है, इसका अपना अलग स्तर है। दर्शन की जो गहराई है ये वही समझ सकता है जिसने वहाँ तक के स्तर को प्राप्त किया हो। यह राजनीति से जुड़े प्रश्नों पर विचार करता है और उसके उत्तर ये यहाँ पर सीधे सीधे नहीं मिलते हैं। राजनीतिक दर्शन में जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको कभी सीधा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो राजनीतिक दर्शन में जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि वास्तव में राज्य की जो नैतिकता है वो कैसी होनी चाहिए। यानी कि फिलॉसफी में हम ये विचार करते हैं क्या सही है क्या गलत है। हम ये बात करते हैं कि एक नई वैचारिक व्यवस्था क्या हो सकती है। जितने भी फिलोसफर होते हैं वो नई वैचारिक व्यवस्था की बात करते हैं।
ये व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों पर विचार करते हैं। क्या न्याय का कोई सार्वभौमिक रूप है? क्या स्वतंत्रता कोई कोई आदर्श रूप हो सकता है? तो पॉलिटिकल फिलॉसफी ना सिर्फ लॉजिकल होती है बल्कि ये नैतिकता की बात करती है, एथिक्स की, यानी कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है इसकी बात करती है, अध्यात्म की भी बात करती है, और इसमें आदर्शों की कल्पना की जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता और शासन का प्रोसेस नहीं है बल्कि इसका संबंध तो जीवन की नैतिकता और दर्शन से भी है। उदाहरण के लिए आप प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ लो या गांधी का रामराज्य, ये सब राजनीतिक दर्शन का हिस्सा है जहाँ पर बहुत गहराई से चीज़ों को समझा गया है, क्योंकि दर्शन का मतलब ही होता है ज्ञान से प्रेम, और यहाँ पर नित्य ज्ञान को प्राप्त किया जाता है और इस ज्ञान के माध्यम से सामाजिक समस्याओं पर विचार किया जाता है और उनको दूर करने के लिए नए नए सिद्धांत दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप राजनीतिक चिंतन की बात करोगे तो हम इसे ऐतिहासिक संदर्भों में पढ़ते हैं कि किस समय पर क्या चीज़ें कैसे घटी। राजनीतिक सिद्धांत की जब आप पढ़ते हो तो हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ क्यों है और क्यों होनी चाहिए, जबकि आप दर्शन की बात करते हो तो ये एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है। ये कहता है राजनीति सिर्फ राज्य को चलाने का माध्यम नहीं है बल्कि ये व्यक्ति और समाज से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जहाँ तीनों का उद्देश्य अलग अलग है, राजनीतिक चिंतन इतिहास बताता है, राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषण करता है और राजनीतिक दर्शन इन दोनों को दिशा देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन से जुड़े हुए हैं और इन तीनों को एक साथ समझकर ही हम राजनीति विज्ञान का गहराई से अध्ययन कर पाते हैं। अगर हमारी फिलोसफिकल थॉट ना हो तो फिर हमारे में और आम इंसान में फिर कोई अंतर ही नहीं रहेगा। अगर आपकी फिलोसफिकल थॉट है तो आप 100 लोग अलग तरीके से बात कह रहे होंगे और आप उसे अलग तरीके से कहेंगे, 100 लोग अलग बात को अलग तरीके से समझ रहे होंगे और आप उसे अलग तरीके से समझेंगे। तो फिलॉसफी की जो गहराई है वो सबसे अधिक है और इसी में से बाकी दोनों चीज़ें निकलती हैं, राजनीतिक सिद्धांत हो चाहे राजनीतिक चिंतन हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है भाई कि राजनीतिक चिंतन राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन से कैसे अलग है। तो आप बता दो कि भैया राजनीतिक चिंतन किस पर आधारित है? ये ऐतिहासिकता पर आधारित है, सिद्धांत सटीकता पर आधारित है और दर्शन इन दोनों से भिन्न है बिल्कुल, और वो इससे भी ज़्यादा गहराई पर है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं भाई। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा ताकि हमें ये पता चल पाए चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ताकि अगले जो क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ 4 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो आगे 2 या 3 वीडियो और आएंगे क्योंकि हम 12 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना ताकि अगली वीडियो हम जल्दी जल्दी अपलोड कर दें। अगला क्वेश्चन है अरस्तु के क्रांति के विचारों का परीक्षण कीजिए। यानी कि अरस्तु अपने क्रांति के विचार में क्या बता, क्रांति क्यों होती है, उसके क्या कारण होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, इस पर अरस्तु के क्या विचार है वो ये पूछ रहा है आपसे। चैप्टर नंबर 3 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर अरस्तु के क्रांति पर विचार पता चल जाएंगे। तो देखो अरस्तु की एक किताब है पॉलिटिक्स, और इस पॉलिटिक्स की किताब नंबर 5 में उसने क्रांति के बारे में बताया है। तो यानी कि प्लेटो के क्रांति पर क्या विचार है, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो आपको उसकी एक किताब पढ़नी पड़ेगी और वो है पॉलिटिक्स, और उसकी भी किताब नंबर 5। तो जब आप पॉलिटिक्स में किताब नंबर 5 पढ़ोगे तो अरस्तु कह रहा है समस्याओं की सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करना है। तो पॉलिटिक्स की किताब नंबर 5 में अरस्तु ने समस्याओं की सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा की है, यानी कि प्रॉब्लम में भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है क्रांति। तो जहाँ वो ये बोल रहा है कि क्रांति का कारण क्या है और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो देखो क्रांति होती क्या है, सबसे पहले अरस्तु ये बता रहा है। तो अरस्तु कह रहा है कि जो क्रांति है, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण विषय होता है। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति में क्रांति के कारण बताए, उसके प्रकार बताए, उसके रोकथाम बताए। उसने कहा है क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, और ये परिवर्तन छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का मतलब यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में अचानक से और गहराई से कोई परिवर्तन हो जिसमें पूरी की पूरी सत्ता पलट भी सकती है, उसे हम क्रांति कहते हैं। राजनीति में परिवर्तन शासन के स्वरूप में भी हो सकता है, सत्ता के वितरण में भी हो सकता है और कानून में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अरस्तु के अनुसार राजनीतिक परिवर्तन एक क्रांति है, चाहे वो परिवर्तन छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पूरा परिवर्तन हो चाहे आंशिक परिवर्तन हो। यानी कि देखो भाई, मैं आपसे पूछूं क्रांति का मतलब क्या होता है, तो क्रांति का मतलब आप उसको उद्देश्य तो बताओगे कि आखिर कोई बंदा क्रांति करेगा राजनीति के क्षेत्र में तो क्यों करेगा? क्योंकि वो मौजूदा जो सत्ता है उस सत्ता से परेशान होगा और उस सत्ता को पलटना चाहता होगा। जैसे रूस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति क्यों हुई? क्योंकि जारशाही बहुत निरंकुश हो चुकी थी और निरंकुशता से बचने के लिए क्रांति ही एकमात्र सहारा था। तो लोगों ने क्रांति करी लेनिन के नेतृत्व में और साम्यवाद की स्थापना कर दी। फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? क्योंकि लोग स्वतंत्रता चाहते थे, समानता चाहते थे, भाईचारा चाहते थे। लुई सोलवे का शासन बिल्कुल बेकार हो चुका था। अमेरिका क्रांति क्यों हुई? अमेरिकन क्रांति इसलिए तो हुई स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि वो लोग लिबर्टी चाहते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे। तो अलग अलग देशों के अगर आप क्रांति का इतिहास पढ़ोगे तो सब में वही है
कि हमें सत्ता में चाहिए परिवर्तन। ये परिवर्तन छोटे स्तर पर भी हो सकता है और बड़े स्तर पर भी हो सकता है। जैसे हमारे देश में 1857 की जो क्रांति हुई, क्यों हुई? क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकना उद्देश्य था। तो अरस्तु ने भी कोई नई बात नहीं बताई है देखा जाए तो। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ होता है राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, और ये परिवर्तन अचानक से होते हैं, गहराई से होते हैं। ये परिवर्तन शासन के स्वरूप में भी हो सकते हैं, सत्ता के बंटवारे को भी लेकर हो सकते हैं, कानूनों में परिवर्तन को भी लेकर हो सकते हैं। जैसे आज हमारे देश का संविधान है, उसके कुछ हिस्से अगर विवादों में हैं तो हमें उसके बदलाव के लिए क्रांति करनी होगी, सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि क्रांति के माध्यम से बदलाव आते हैं। अगर हम ये सोचे घर बैठ के बदलाव आएंगे तो नहीं आएंगे। किसी भी चीज़ में अगर हमें बदलाव लाना है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, उसके लिए हमें क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता बहरी होती है। जब तक सत्ता को शोर नहीं सुनाई देता, जब तक सत्ता सुनती नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, अरस्तु कह रहा है। तो अरस्तु के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन एक क्रांति है, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे आंशिक हो। उसने क्रांति को दो भागों में बांटा है। पहला विभाजन क्रांति, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा चेंज विद इन सेम सिस्टम। तो विभाजनकारी क्रांति का मतलब होता है जो शासन है हमें उसे पूरा बदल देना है। जैसे मान लो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी से हम किस में आ जाएंगे? राजतंत्र में, या फिर राजा के शासन को हटा के पूरी तरीके से कहाँ आ जाएंगे? लोकतंत्र में। तो जो विभाजनकारी क्रांति होती है उसका मतलब होता है जो अभी सत्ता चल रही है हम उस सत्ता के पूरे स्वरूप को चेंज कर देंगे। अगर हमारे यहाँ राजा वाला शासन चल रहा है तो हम डेमोक्रेसी ला देंगे, डेमोक्रेसी चल रही है तो हम सैनिक शासन ला देंगे। तो इसे बोलते हैं विभाजनकारी क्रांति। दूसरा होता है शासन में परिवर्तन, यानी कि जो समाज में शासन चल रहा चलेगा वही, जैसे डेमोक्रेसी चल रही है चलेगी वही, बस उसमें जो समस्याएं हैं उसे हम दूर करेंगे, व्यक्तियों का परिवर्तन कर देंगे, गुटों का परिवर्तन कर देंगे, लेकिन शासन प्रणाली सेम रहेगी। यानी कि अरस्तु क्रांति को दो भागों में बांट रहा है। एक क्रांति जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल पलट जाती है, पूरा जो सिस्टम है वही चेंज हो जाता है, जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र हो जाए या लोकतंत्र से राजतंत्र हो जाए। उसी प्रकार से दूसरी क्रांति होती है, शासन तो वही चाहती है कि जैसे डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी रहे, बस उसके में जो समस्याएं हैं उसे पूरा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब अरस्तु क्रांति के कारण क्या बता रहा है? तो अरस्तु ने क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण बताए हैं, जिसमें से कुछ मेन कारण मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखो ये ना नोट्स टाइप से पीडीएफ शुरू करी है मैंने। उसका रीज़न है कि अगर मैं इसमें इतना सारा लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो आप अपनी वर्ड लिमिट अपने आंसर के हिसाब से बढ़ा लेना। तो क्रांति का सबसे पहला जो कारण है वह है विशेषाधिकारों की उपस्थिति। तो अरस्तु कह रहा है जब भी किसी समाज में विशेषाधिकार मिलता है कुछ लोगों को, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसे ज़्यादा अधिकार मिल गए और हमें कम अधिकार मिले हैं, यानी कि किसी देश में किसी सोसाइटी को ज़्यादा अधिकार मिल जाए जबकि दूसरी सोसाइटी को कम अधिकार मिले, तो वहाँ पर क्रांति होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि जिन लोगों को वो अधिकार नहीं मिल रहे उनके मन में नफरत आ जाएगी और वो विद्रोह कर देंगे। जैसे ब्रिटिश टाइम पर क्रांति क्यों हुई 1857 की? क्योंकि भारतीय रियासतों के राजाओं को लग रहा था हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, अंग्रेजों को विशेषाधिकार मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी भी देश में जो क्रांति होगी उसका मेन कारण होगा जब लोगों को लगेगा कि किसी दूसरे लोग को विशेषाधिकार मिल रहे हैं और बाकी लोगों को वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे कारण की। अरस्तु कह रहा है समाज में जब असमानता होती है तो निम्न वर्ग जो होता है उसमें असंतुष्ट जन्म ले लेता है। जैसे मान लो कहीं यूरोप की हम बात करें, वहाँ पर गोरे काले के आधार पर भेदभाव था, तो गोरे काले के आधार पर भेदभाव की वजह से समाज में असमानता थी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, क्रांतियाँ हुई हैं। जब समाज में निर्धनता बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी क्रांति होती है। जब अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब हो जाते हैं, गरीबों की संख्या बढ़ जाती है, तो उन्हें लगता है कि अमीर ही उनके गरीबी का कारण है, और ऐसे में समाज में क्रांति हो जाती है। रूसी क्रांति इसी का ही उदाहरण है। अन्याय और अत्याचार, जब शासक वर्ग जनता में बहुत ज़्यादा अन्याय करता है, अत्याचार करता है, जबरदस्ती टैक्स की वसूली करता है, जनता को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देता, तो जनता को लगने लग जाता है यार ये शासक नहीं है, ये राक्षस है, और जनता क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है। जब जनता की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जनता ना अपने लिए सारी चीज़ें सरकार से मांगना चाहती है, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो जाए, या कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए कि भाई मुझे अब ये सत्ता चाहिए और इस बंदे को हटा देना है, तो क्रांति होती है, वो व्यक्ति क्रांति करवा देता है, और क्रांति सफल होती है वो बंदा क्या आ जाता है? सत्ता में आ जाता है। इसके अलावा अगर क्षेत्रीय असमानता बढ़ जाए, यानी कि जब भी देश का देखो विकास होता है तो सारे क्षेत्र एक साथ नहीं बढ़ते हैं, कुछ क्षेत्र बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्षेत्र बहुत पीछे हट जाते हैं, तो ऐसे में क्षेत्रों में असमानता फैल जाती है, कुछ क्षेत्र बहुत पीछे रह जाते हैं और कुछ क्षेत्र बहुत आगे। तो ऐसे में जो पीछे वाले क्षेत्र हैं ये सोचते हैं यार हमारे साथ ना जो सत्ता है वो न्याय नहीं कर रही, ऐसे में हम इस सत्ता को पलट देंगे, और फिर क्या होता है? क्रांति हो जाती है। क्योंकि जिन क्षेत्रों का विकास नहीं होता उन्हें लगता है कि शासन हम पर ध्यान नहीं दे रहा है, और इनमें अलगाव की भावना हो जाती है और ये क्रांति कर देते हैं। अब अरस्तु ये कह रहा है कि क्रांति का परिणाम क्या है। तो अरस्तु ने क्रांति के कारण क्या क्या बताए हैं? तो कारण तो उसने बहुत सारे बताए हैं, हमने मेन कारण रखे हैं। पहला है अगर किस समाज में विशेषाधिकार मिलेंगे, सामाजिक असमानता होगी, आर्थिक असमानता होगी, राजा अत्याचारी हो जाएगा, अन्याय करेगा, राजा के जो सिपाही हैं वो घूस लेना शुरू कर देंगे, बड़े पैमाने पर लोगों को सताना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली क्रांति होगी, क्योंकि जनता के पास ऑप्शन नहीं होगा, और अगर कोई बंदा सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता है तो समाज में क्रांति ला देगा। अब हम बात कर रहे हैं कि क्रांति के परिणाम क्या होते हैं। तो अरस्तु ने क्रांति को समाज के लिए बहुत खतरा माना है भाई। तो अरस्तु कह रहा है क्रांति जो है समाज के लिए खतरा होती है, क्योंकि इससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है, राजनीति अस्थिर हो जाती है, सत्ता पलट जाती है और समाज कमजोर हो जाता है।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब क्रांति होती है तो वो देश कम से कम 10 साल पीछे हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, इतने लोग मारे जाते हैं, इतनी सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है, बड़े पैमाने पर जो सरकारी संपत्ति उसे जला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो क्रांति होती है तो बहुत सारी हिंसा और अस्थिरता को जन्म देती है और दोबारा से सब कुछ सेटल होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। दूसरी बात यह है कि क्रांति के कारण समाज में नैतिकता कम हो जाती है, लोग नफरतों को बढ़ावा देते हैं, ये राज्य की प्रगति और शांति में बाधा डालती है, ऐसा अरस्तू का मानना है। अब अरस्तू क्रांति को रोकने के लिए क्या बता रहे हैं, ये सबसे तगड़ी चीज़ है भाई। अगर आपको शासन में जाना है तो सबसे पहली बात यह है कि आप सामाजिक समानता सुनिश्चित कर दो, यानी कि समाज में सब लोग अगर समान रहेंगे तो किसी को कुछ भी असंतुष्ट नहीं होगा, और जब असंतोष ही नहीं होगा तो फिर क्रांति भी नहीं होगी। शासक को न्याय और विधि के अनुसार शासन करना चाहिए, कुछ रूल और रेगुलेशन सेट कर देने चाहिए और उसके हिसाब से शासन करना चाहिए। तीसरा, जो मिडिल क्लास होता है यानी कि मध्यम वर्ग होता है, उसे मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग की संख्या ही ज़्यादा होती है। अगर ये संतुष्ट रहेंगे तो क्रांति नहीं होगी। शासन संतुलित रूप से होना चाहिए, पावर का यूज़ जो है, जो अथॉरिटी का यूज़ है वो तरीके से करना चाहिए, लोगों को अधिकार देने चाहिए, तभी क्रांति को रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जनता को देशभक्ति की भावना में इतना डुबो दो, इतना डुबो दो कि उन्हें गलत कार्य भी सही लगने लग जाए। तो अरस्तू के अनुसार क्रांति को रोकने का सबसे बड़ी तरीका है लोगों के अंदर देशभक्ति की सबसे उच्च भावना ला दो और जन सामान्य को देश के प्रति उत्तेजित रखो हमेशा, ताकि लोग जी जान देने के लिए तैयार हो जाएं, वो राजा के कहने पर सर काटने के लिए तैयार हो जाएं। तो जब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा होती है तो लोगों के सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है, जहाँ राजा फिर ये सोचता है कि मैं प्रत्येक कार्य जो है वो देश के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आप देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर भर दो, राष्ट्रवाद की भावना भर दो, तो लोग राष्ट्र के नाम पर क्रांति करने को, दूसरों के लिए क्रांति करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने देश को बचाने के लिए बिल्कुल एकदम सेट रहते हैं। तो क्रांति अगर अपने देश के प्रति बचानी है तो देशभक्ति की भावना का प्रचार कर दो, तो अपने देश में क्रांति नहीं होगी और आप दूसरों के लिए अपने यहाँ के लोगों का यूज़ कर लोगे। इसके अलावा शिक्षा, देखो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बदल के ही सारी चीज़ों में बदलाव लाया जा सकता है। तो अरस्तू कह रहा है जो नवयुवक हैं उन्हें शिक्षा इस प्रकार से दो जो शासन के हिसाब से हो, यानी कि जैसा आप देश चलाना चाहते हो लोगों को उसी प्रकार की शिक्षा दो, तो लोगों का जो माइंड है वो उसी हिसाब से सेट हो जाएगा और वो आपकी स्वामी भक्ति करेंगे। उन्हें हमेशा हर चीज़ की पॉजिटिविटी दिखाई देगी। भाई जैसे मान लो आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और वो पार्टी आपके बारे में आप बस पॉजिटिव ही देखे जा रहे हो, तो आपको उससे बढ़िया कोई नहीं लगेगा। लेकिन आप दूसरी पार्टी को नेगेटिव रूप में देख रहे हो तो उससे बुरा कोई नहीं लगेगा। तो सेम यही होता है। तो एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से चीज़ों को बदल सकता है, लोगों के माइंड को हैक कर सकता है। तो इसलिए आप एजुकेशन सिस्टम ऐसा रख दो जैसा आप देश को बनाना चाहते हो, तो हर एक बंदा फिर आपके विचारों को और आपकी सेना को बढ़ावा देगा। अरस्तू के दृष्टिकोण के अगर हम जांच करें तो इसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू निकलते हैं। पहली बात तो यह है कि चलो अरस्तू ने जो विश्लेषण किया वो व्यवहारिक है कि समाज में भाई ऐसे ही होता है, रियलिटी उसने बताई है। उसने क्रांति को समझने के लिए उसके कारण भी बताए हैं और रोकथाम के लिए भी बताया है। उसने क्रांति को रोकने का जो विचार दिया वो उपयोगी विचार है, ये सकारात्मक पहलू हैं। नकारात्मक पहलू ये हैं कि अरस्तू का जो विचार है वो प्राचीन युग के आधार पर है। आधुनिक समाज जो है बहुत ज़्यादा जटिल हो चुका है, विज्ञान और तकनीकी का बहुत विकास हो चुका है। तो ऐसे क्षेत्र में अरस्तू की अगर हम क्रांति की बात करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो जैसे पहले था तो पहले इतने खतरनाक हथियार नहीं थे तो क्रांति आसान थी, राज्य क्रांति को रोक नहीं सकता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप रेवोल्यूशन करोगे अरस्तू की बातों में आके, तो राज्य के पास इतने आधुनिक हथियार हैं कि वो अपनी सेना के दम पर क्रांति को तितर बितर कर देगा मिनट से पहले। क्यों? क्योंकि इस समय हथियार ज़्यादा हैं। पहले क्या थी, तलवार थे, भाले थे, कितने लोगों को मार दोगे आप। आज राइफल है, गन है, कारतूस है, बॉम्ब है। तो आज चाहे राज्य ना किसी भी क्रांति को असफल कर सकता है। इसलिए आप देखो आप क्रांतियाँ नहीं होती तो क्रांति को जमाने चले गए भाई। तो उसने क्रांति के सकारात्मक परिणामों पर भी कम ध्यान दिया है, क्योंकि अरस्तू कह रहा है क्रांति नहीं होनी चाहिए, जबकि समाज सुधार लोकतांत्रिक बदलाव के लिए क्रांति जरूरी है। तो अरस्तू ने क्रांति को राज्य और समाज के लिए गंभीर चुनौती माना है, उसके कारण और रोकथाम के उपाय दिए हैं। उनके जो विचार है वो राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। क्रांति को रोकने के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है, मध्यम वर्ग को मजबूत करना जरूरी है, ये आज भी उपयोगी सिद्धांत हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर अरस्तू का क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख दोगे। तो देखो हम जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक ने अपनी जो प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत दिया है उसमें वो स्वतंत्रता समानता की बात कर रहे हैं। तो जॉन लॉक क्या कह रहा है सुनो। जॉन लॉक ये कह रहा है कि मनुष्य जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में था, यानी कि शुरुआती अवस्था में था, तो कोई भी सरकार नहीं थी, कोई भी उस पर ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं था। यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति था वो बुद्धिमान था और वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता था। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र था अपना कार्य करने के लिए, हर एक व्यक्ति समान था, कोई किसी का धन नहीं हड़पता था और समाज में कोई भी दिक्कत नहीं थी। यानी कि जॉन लॉक जो है ह्यूमन की प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात कर रहा है। यानी कि आप खुद सोच कर देखो कि इंसान जब इस धरती पर आया होगा तो क्या कोई सरकार होगी उसके ऊपर? तो वही जॉन लॉक भी कह रहा है कोई सरकार नहीं है,
प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति समान था, प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करता था, नेचर जो उसे प्रदान करता था उसी में वो खुश रहता था। तो जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक संरचना नहीं थी। इस अवस्था में सारे मनुष्य स्वतंत्र होते हैं और अपनी अपनी इच्छा से कार्य करते थे और कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता था। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर निर्भर था, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता फिरता रहता था। यहाँ पर सभी लोग समान थे, कोई असमानता नहीं थी, कोई भी कहीं पर भी बच सकता था, कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी। इसलिए लोग कहता है कि जन्म के समय सब समान होते हैं, उनके पास जीवन का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है और संपत्ति का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य है, उस मनुष्य के ऊपर कोई सत्ता नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, समान है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, किसी प्रकार की कोई सरकार नहीं है। यहाँ पर सब व्यक्ति जो है वो परोपकारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब व्यक्ति के कुछ अधिकार भी हैं। अगर व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में है तो अधिकार भी उसे किसने दिए होंगे? प्रकृति ने दिए होंगे। तो जॉन लॉक के हिसाब से 3 प्राकृतिक अधिकार होते हैं व्यक्ति के। एक होता है जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, वो अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी का वध भी कर सकता है। तो ये जॉन लॉक कह रहा है कि जो जीवन का अधिकार है प्रकृति ने दिया है, तो इसलिए व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, राज्य को किसी प्रकार से व्यक्ति के इस अधिकार को नहीं छीनना चाहिए क्योंकि ये प्रकृति का अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूरी तरीके से स्वतंत्र था। मनुष्य पैदा भी स्वतंत्र ही होता है, तो उसकी स्वतंत्रता किसी और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो इस हिसाब से वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करे। दूसरा संपत्ति का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मेहनत और श्रम के आधार पर संपत्ति अर्जित करता है, तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को उसे खर्च करने का भी अधिकार है, उसे उपभोग करने का भी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये 3 प्राकृतिक अधिकार है जो जॉन लॉक बता रहे हैं। इसके अलावा वो प्राकृतिक कानून की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्राकृतिक कानून ये है कि सभी मनुष्य को उन कानूनों का पालन करना चाहिए जो चीज़ें सही हैं, यानी कि नैतिक रूप से जो चीज़ सही है उसका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं और सभी के द्वारा इन्हें पहचान माना गया है। यानी कि इसमें हमें क्या करना चाहिए? नैतिकता क्या कहती है? हमें दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, किसी का अधिकार नहीं छीनने चाहिए, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहिए, तो दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए। ईमानदारी जैसे जो लक्षण है वो हमारे अंदर होने चाहिए। ये सब नैतिकता है। लेकिन जॉन लॉक ये भी कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था में भले ही स्वतंत्रता और समानता है, लेकिन सुरक्षा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी का भी नुकसान पहुँचा सकता है और जहाँ पर सरकार नहीं होती वहाँ पर न्याय नहीं होता। इसलिए जॉन लॉक कह रहे हैं कि मनुष्य के प्राकृतिक अवस्था में कमी ये थी कि अराजकता की स्थिति थी। तो ऐसे में एक सरकार की जरूरत होती है ताकि लोगों को सुरक्षा मिल सके और न्याय मिल सके, क्योंकि जो प्राकृतिक अधिकार हमें मिले हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो संपत्ति का अधिकार, इसकी रक्षा करने के लिए हमें सरकार की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकलता है कि जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये बताता है जॉन लॉक का कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, जन्म से ही समान है, और जो सरकार है इसका काम जो है वो लोगों की सुरक्षा करना है, लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, लोगों के संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना है और समानता को बनाए रखना है, जीवन की रक्षा करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे यह कह रहा है कि सेंट ऑगस्टाइन के राजनीतिक चिंतन की विशेषता बताओ। तो देखो, जब आप सेंट ऑगस्टाइन के बारे में पढ़ोगे तो इनका जो चिंतन है वो धर्म के आधार पर है, क्योंकि ये ईसाई दार्शनिक थे। इनका जो राजनीतिक चिंतन है वो धर्म और राजनीति के बीच के संबंध पर है। यानी कि ये क्वेश्चन ये उठा रहे हैं कि भैया धर्म और राजनीति के बीच में क्या संबंध है, धर्म और राजनीति के बीच में क्या नैतिकता है, क्या धर्म नैतिकता को सिखाता है। देखो, नैतिकता का मतलब होता है सही या गलत, क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। तो मेरा मानना है कि पूरी दुनिया के जितने भी धर्म है वो नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप गलत कार्य करो। तो कहीं ना कहीं समाज को सुव्यवस्थित करने में धर्म की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा सेंट ऑगस्टिन कह रहे हैं। उनकी एक किताब है सिटी ऑफ गॉड, उसमें उन्होंने ये सारे विचार प्रस्तुत किए हैं। तो अगर सेंट ऑगस्टाइन की बात करोगे तो उनका जो सिद्धांत है वो ईश्वर केंद्रित है, यानी कि वो धर्म के आधार पर राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं। सेंट ऑगस्टिन का राजनीतिक चिंतन ईश्वर और धर्म पर आधारित है। वो मानते हैं राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोच्च उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि ईश्वर की इच्छा के हिसाब से मानव जीवन चले, यानी कि जैसा प्रकृति मानव जीवन को चलाना चाहती है वैसे ही राज्य को चलाना चाहिए। उनका मानना है कि धर्म जो है वो राजनीति की नींव है, राजनीति को धर्म से सीखना चाहिए और नैतिक शासन ईश्वर के नियमों पर आधारित होना चाहिए। सेंट ऑगस्टिन ने 2 राज्यों का सिद्धांत दिया है। उनकी 2 किताबें, एक सिटी ऑफ गॉड और एक सिटी ऑफ मैन। तो सेंट ऑगस्टिन ने सिटी ऑफ गॉड में कहा है कि जो राज्य होते हैं वो ईश्वर के द्वारा प्रेरित होते हैं, यानी कि ईश्वर की इच्छा से राज्य की स्थापना होती है, और इनका उद्देश्य होता है कि समाज में न्याय बना रहे, शांति बनी रहे और ईश्वर के प्रति सब लोग अपना थैंक्स बोलें। सिटी ऑफ मैन में ये कहते हैं कि नहीं, ये जो राज्य है ये सांसारिक है, जो मानव की
प्रवृत्तियों से, भौतिकता से और वासना से प्रभावित है। इसमें संघर्ष होते हैं और असमानता होती है। यानी कि सिटी ऑफ गॉड में जो तर्क दिया गया है वो ये कहा गया है कि ये राज्य जो है वो ईश्वर की मदद से बना है, ईश्वर की शक्तियों से नियंत्रित है, इसमें न्याय शांति बनी रहनी चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण रखना चाहिए। सिटी ऑफ मैन ये कहता है ये संसारिक राज्य, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करता है और इसी वजह से संघर्ष होते हैं, इसी वजह से असमानता फैलती है। तो कितने प्रकार के शहर बताए उन्होंने? तो उन्होंने अपनी किताब में 2 प्रकार के शहर बताए, एक सिटी ऑफ गॉड और एक सिटी ऑफ मैन। अगली बात यह है कि पाप और राजनीति का क्या संबंध है? तो सेंट ऑगस्टिन कहते हैं कि मनुष्य अपने जन्मजात पापों की वजह से, ओरिजिनल सिन की वजह से नैतिक रूप से कमजोर है। कि यानी कि मनुष्य के अंदर पाप की जो प्रवृत्ति होती है, सिन की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है, क्योंकि मनुष्य अपने फायदे के लिए दूसरा का नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं ये पाप को कम करने के लिए ही बनाई गई हैं ताकि सच्चा न्याय स्थापित कर सकें। सेंट ऑगस्टिन के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो समाज में पाप को खत्म करे और अन्याय को नियंत्रित करे और न्याय की स्थापना करे। जो व्यक्ति दोषपूर्ण रूप से जीवन जीते हैं, जो व्यक्ति स्वार्थी हैं, राज्य का काम यह है कि उनके स्वार्थ को नियंत्रित करे, लेकिन यह ईश्वर के शासन के समान आदर्श नहीं हो सकता कभी भी। सेंट ऑगस्टिन कहते हैं कि न्याय और शांति जब स्थापित कर सकते हैं हम जब हम ईश्वर के नियमों का पालन करें। अगर हम ईश्वर के नियमों का पालन नहीं करते तो न्याय और शांति की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य का भी तो काम यही है, न्याय और शांति की स्थापना करना। तो यदि कोई राज्य न्यायपूर्ण नहीं है तो वो लोगों को ईश्वर की ओर प्रेरित नहीं कर सकता, और ऐसा राज्य जो है वो लुटेरों के गिरोह के समान है। कई बार इस लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई राज्य न्यायपूर्ण नहीं है अगर वो लोगों को ईश्वर की ओर प्रेरित नहीं करता, वो राज्य लुटेरों के गिरोह के समान है। कथन किसका है? विचार कीजिए। तो फिर आप सेंट ऑगस्टिन के बारे में लिखोगे। सेंट ऑगस्टिन ने इतिहास को ईश्वर की योजना के रूप में देखा है। उनके अनुसार मानव जो इतिहास है वो ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है, ये ईश्वर की महिमा के लिए काम करता है। तो यानी अगर सेंट ऑगस्टिन का विचार आता है तो आपको ध्यान रखना है, धर्म से उसे जोड़ देना, ईसाई धर्म से, और जो जो काम सरकार के होते हैं वो काम आप धर्म के माध्यम से करवा देना। सांसारिक सत्ता की बात करो तो सेंट ऑगस्टिन ये कह रहा है कि सामाजिक जीवन भी जीना चाहिए, लेकिन नैतिकता के आधार पर। आगे निष्कर्ष है। निष्कर्ष ये निकलता है कि सेंट ऑगस्टिन का जो राजनीतिक चिंतन है वो ईसाई धर्म के विचारों से प्रभावित है। नैतिकता, न्याय और ईश्वरीय शासन को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनके 2 राज्य सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत है सिटी ऑफ मैन का, एक है सिटी ऑफ गॉड का। अगला क्वेश्चन एडमंड बर्क के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करेंगे हम, लेकिन इस वीडियो के भाग 2 में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना ताकि हमें पता चल पाए चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं।